ओके, तो देखिए बच्चों, पहले मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन्स which are embedded in the inner membrane of the mitochondria, because inner membrane is a site of electron transport chain or electron transport system. ओके, लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको एक मर्तबा आप देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें कॉम्प्लेक्सेस के नाम बताए थे। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NADH था, जिसको ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो चुका, और हमने कैलकुलेशन भी स्टडी किया कि व्हेन 4 प्रोटॉन्स आर मूविंग फ्रॉम intermembrane space to the matrix through complex number 5, then these 4 proton will generate 1 molecule of ATP. Okay, वही कैलकुलेशन यहां पे भी डिस्कस करना है, बट दिस इज सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर 2, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3, एंड फाइनली इट इज लास्ट, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4. कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है वो F0 F1 कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से ATP जनरेट होते हैं. सो लेट अस कंसीडर द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इज FAD complex. The main component is FAD. This reaction is taking place in the matrix of mitochondria in the TCA cycle when succinate get oxidized into fumarate. Okay, so hydrogen are eliminated in this reaction and hydrogens are received by FAD molecule. These FAD donate the pair of energy rich electron to the iron sulfur complex. Okay, this is completely the inner membrane of the mitochondria. Let me complete this diagram. So these are the lipid bilayers, and square box represent the integral protein which are electron carrier. Now this FES complex transport its electron towards the ubiquinon. You know that ubiquinon is also located at the inner membrane. When ubiquinon receive the electron, then it will not stabilize. For stabilization, ubiquinon get absorb the pair of proton from matrix and ubiquinon become ubiquinol, that is reduced form. यहां से सिर्फ क्या मिले इसको, इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्टेबल ना होने की वजह से यूबिक्यूनॉन मैट्रिक्स से क्या ले लेता है, 2 प्रोटॉन. सो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन बिकम H2. रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्यूनॉन इज कॉल्ड एज यूबिक्यूनॉल. इस लेवल पर हाइड्रोजन का बच्चों स्प्लिटिंग होगा और यूबिक्यूनॉन अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा. हाइड्रोजन रिमूव भी हुए और स्प्लिट भी हुए. स्प्लिट होने के बाद में क्या होगा कि प्रोटॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन चले जाएगा इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास. कॉम्प्लेक्स 3 में पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है साइटोक्रोम बी. तो यहां से कंप्लीटली हाइड्रोजन रिमूव हो गया. UQH2 अगेन बिकम ubiquinone. Okay, now cytochrome B transport its electron to the iron sulfur complex. From iron sulfur complex, pair of electron again shifted towards the cytochrome C1, because this complex third is called as cytochrome BC1 complex. अभी इनर मेम्ब्रेन के आउटसाइड में एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसका नाम हम लोगों ने दिया था साइटोक्रोम सी. साइटोक्रोम सी का एबिलिटी होता है कि वो एट अ टाइम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खुद लेकर के जाएगा. यहां पर अपने पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. साइटोक्रोम सी को 2 राउंड करने पड़ेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरे चक्कर में दूसरा इलेक्ट्रॉन ले जाना पड़ेगा. So this cytochrome C, which is mobile electron carrier, transport electron towards the cytochrome A via
कॉपर सेंटर नंबर ए, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कॉपर ए के पास जाएंगे, फिर साइटोक्रोम ए के पास, फिर कॉपर सेंटर नंबर बी, एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोक्रोम A3। सेम पैटर्न है जैसा पिछले बार हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अभी इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 के पास में है। साइटोक्रोम A3 इन इलेक्ट्रॉन्स को मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सेंड कर देगा। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगी, तो यह हो जाएगा हाफ O2 डाई नेगेटिव। क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन्स ऑलरेडी बहुत हाई अमाउंट में होते हैं, इसीलिए पेयर ऑफ प्रोटॉन इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। दिस वाटर इज स्पेसिफिकली नोन एज मेटाबॉलिक water. Okay, so in this entire system, electron which are donated initially by FAD molecule, these electrons are finally received by molecular oxygen. आखिरी में लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया? ऑक्सीजन ने। Therefore, electron transport chain is also called as terminal oxidation. Terminal oxidation. Okay. एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों ऑक्सीजन का यूज होता है, ये आप लोग थ्योरेटिकली जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ ये एक लास्ट स्टेज है जहां पर इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन का एक्चुअल यूज होता है। ग्लाइकोलाइसिस के 10 रिएक्शन में आप किसी भी रिएक्शन को देख लीजिए, ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूज नहीं है, ना ही एसिटिलेशन में और ना ही टीसीए साइकिल की पूरी रिएक्शंस में, 9 की 9 रिएक्शन में ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूज नहीं है। ऑक्सीजन का यूज सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, वो भी लास्ट में। ओके, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। सो यहां पर क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन्स तो UqH2 के प्रोटॉन्स हैं, लेकिन एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो गए तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी, and with the help of that energy, pair of protons are moving from matrix to the intermembrane space. Pair of proton. Similar to this, when energy rich electron are transported through the complex 4, then again energy of electron get extracted, and with the help of this energy, pair of proton are pushed or pumped from matrix to the intermembrane space. So here electron transport chain due to FAD get over. Now we have to calculate the number of proton which are transported from matrix of mitochondria to the intermembrane space. क्योंकि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है तो यहां पर रहेगा आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसे हम लोग नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज आउटर चैम्बर। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को आप आउटर चैम्बर भी कह सकते हैं। सो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर मूविंग? दिस स्पेस इज अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मैट्रिक्स। ओके, सो ड्यू टू the oxidation of FADH2 molecule, how many protons are moved from matrix to intermembrane space? आपको यहां से देखना पड़ेगा लास्ट तक। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 2 की वजह से एक भी प्रोटॉन मूव नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 3 की वजह से 2 + 2 4 प्रोटॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल है, और कॉम्प्लेक्स लास्ट कॉम्प्लेक्स 4 की वजह से 2 प्रोटॉन मूव हुए। तो 2 + 2 + 2 become 6. So when one molecule of FADH2 get oxidized, then 6 protons are moving from matrix part to the intermembrane space. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, how ATP is synthesized. Let us consider this is complex number 5. It is F0 F1 complex, which is also called as oxysome और एलिमेंट्री पार्टिकल।
So when electrochemical gradient of the proton get increases in the outer chamber, आउटर चैम्बर में क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया, मैट्रिक्स से प्रोटॉन निकलकर ऊपर चले गए, तो ऊपर क्या हुआ बच्चों, पॉजिटिव साइन इंक्रीज हो गई, नीचे अपोजिट साइड आ जाएगी. सो इन दिस रीजन पॉजिटिव साइड इज इंक्रीजेस, मींस इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंड अपोजिट साइड इंड्यूस एट द इनर साइड, दैट इज मैट्रिक्स साइड. इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ द प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अनबैलेंस हो गया, ऊपर ज्यादा पॉजिटिव है, ऊपर ज्यादा प्रोटॉन्स हैं और मैट्रिक्स में प्रोटॉन नहीं है. प्रोटॉन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए डिफ्यूजन परफॉर्म करना चाहेंगे. ओके, तो क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. So these proton want to move at the matrix. Why? To maintain the equilibrium condition. So they must have to follow the diffusion. Diffusion दो टाइप का होता है, simple diffusion directly crossing the lipid bilayer and facilitated diffusion movement through the intrinsic protein. यहां पर बच्चों facilitated diffusion होगा क्योंकि प्रोटॉन लिपिड बाइलेयर को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए प्रोटॉन को क्या क्रॉस करके आना पड़ेगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एंड हियर इंट्रिंसिक प्रोटीन इज ऑक्सीजोम. सो लेट अस कंसीडर द 4 प्रोटॉन्स आर मूविंग फ्रॉम F0 complex to F1 complex. This is F1 and this is what, F0 complex. When energy rich protons are moving through the F1 complex, then inside the F1 complex catalytic center is present which get activated due to energy of proton. इस बात को आप समझिए अच्छे तरीके से कि जो प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से नीचे आ रहे हैं, इन प्रोटॉन के पास में एनर्जी है. किसकी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से एक्सट्रैक्ट की गई थी ना, और वो प्रोटॉन को दी गई थी, तो प्रोटॉन के पास में क्या आ गई, एनर्जी. अब एनर्जेटिक प्रोटॉन ऊपर गए, इन प्रोटॉन के पास अब भी एनर्जी प्रेजेंट है जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. सो व्हेन दिस प्रोटॉन अलोंग विथ एनर्जी गेट मूव फ्रॉम F0 टू F1, जब ये प्रोटॉन F1 को क्रॉस करेंगे तो प्रोटॉन के एनर्जी की वजह से F1 कॉम्प्लेक्स में जो कैटालिटिक सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा एनर्जी की वजह से. ओके, और एक्टिवेट होते बराबर वो कैटालिटिक सेंटर ADP और इनऑर्गेनिक फास्फोरस को ऐड कर देगा. ऐड करने के बाद में ये तैयार कर देगा ATP, दैट इज एनर्जी करेंसी. अब देखिए प्रोटॉन का एनर्जी तो यूटिलाइज हो गया ADP और IP को ऐड करने के लिए. अब जो प्रोटॉन यहां से बाहर निकलेंगे उनके पास एनर्जी बाकी नहीं रहेगी क्योंकि एनर्जी यहां पर यूज कर ली गई. सो एनर्जी लूज प्रोटॉन्स आर मूविंग फ्रॉम फ्रॉम F1 कॉम्प्लेक्स टू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब रिपीट होगी तो इलेक्ट्रॉन पास हो गए, इनका एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिर से प्रोटॉन को दिया जाएगा. ओके, और प्रोटॉन फिर से मूव कर जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. यहां पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि 1 ATP मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 4 प्रोटॉन्स फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यहां पर अगर हम वो कैलकुलेशन लगाते हैं तो देखिए 6 प्रोटॉन में से 4 प्रोटॉन्स विल फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. अब यहां पे कितने प्रोटॉन बचे? 2 प्रोटॉन्स. ओके, तो आप इसको एनालॉग कीजिए. 4 प्रोटॉन इक्वल्स टू 1 ATP, देन 2 प्रोटॉन इक्वल टू हाउ मच ATP? 0.5 ATP. Okay, so total 6 proton will form 1.5 molecules of ATP, and this 1.5 ATP
are nearly or rounded off into the 2 molecules of ATP. कैलकुलेशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 6 प्रोटॉन 1.5 ATP बनाते हैं, लेकिन राउंड फिगर में हम 1.5 ATP को 2 ATP कंसीडर करते हैं। इसी तरह लास्ट स्लाइड में, मतलब पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक NADH मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, तब कितने ATP बनते हैं? यस, 3 ATP आर फॉर्म ड्यू टू NADH2। तो देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH get oxidized through electron transport chain, it gives us 3 molecules of ATP. Glycolysis, acetylation and TCA cycle, all these 3 mechanisms together be produces 10 molecules of NADH2, 10 NADH molecule total. Okay, so if 1 NADH equal to 3 ATP, then 10 NADH is equal to obviously 30 molecules of ATP. Similar to this, 1 molecule of FADH2 when get oxidized through electron transport chain, it will gives us rounded off 2 molecules of ATP. And when we are observing in detail about the glycolysis, in all 10 reactions of glycolysis, there is no any FADH2 molecule will be produced. एसिटाइलेशन में भी FADH प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन जब आप TCA साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल स्टडी करते हैं तो सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनते समय 2 मॉलिक्यूल FADH2 के प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हम रिएक्शन को क्रेब्स साइकिल को ट्वाइस कंसीडर करते हैं। ओके, सो टोटल देयर आर 2 molecules of FADH2 in complete aerobic respiration. Okay, so if 1 FADH2 equal to 2 ATP, then 2 FADH2 equals to 4 molecules of ATP. तो 30 ATP हमको मिल गए NADH के ऑक्सीडेशन से, 4 ATP हमको मिल गए हैं FADH2 के ऑक्सीडेशन की वजह से। टोटल कितने ATP हो गए स्टूडेंट्स? देखिए 30 and here is 4, 34 molecules of ATP. लेकिन जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एरोबिक रेस्पिरेशन वाला इक्वेशन लिखते हैं तो प्रोडक्ट में हमको 38 ATP लिखने पड़ते हैं। ओके, हमारे पास अभी कितने हो गए? 34। अभी 4 ATP बाकी है, तो वो 4 ATP कहां से आते हैं? आप मेरे पिछले लेक्चर देखिए, ग्लाइकोलाइसिस वाला देखिए, उसमें क्लियर कट बताया हुआ है कि रिएक्शन नंबर 7 से 2 ATP प्रोड्यूस हो गए, रिएक्शन नंबर 10 से भी 2 ATP प्रोड्यूस हो गए, टोटल हो गए 4 ATP। इनमें से 2 ATP लग जाएंगे रिएक्शन 1 और रिएक्शन 3 में, यानी ग्लाइकोलाइसिस का नेट ATP होता है 2, जो डायरेक्ट रिएक्शन में बनता है रिएक्शन 7 और रिएक्शन 10 में। इस ATP को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ATP। सो लेट अस राइट हियर substrate level ATP means the ATP which are directly formed in between the reaction. सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जब बनता है तो डायरेक्टली बीच में जो ATP बनेगा उसे कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल ATP. So in glycolysis there are 2 net gain of substrate ATP. Glycolysis. Okay. ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो चुका। अब आप देखिए एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में 2 रिएक्शन होती हैं, डी कार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोजिनेशन। डायरेक्ट एटीपी रिएक्शन में नहीं बनेगा, तो फिर आप एसिटाइलेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां सबस्ट्रेट लेवल एटीपी नहीं बना। टीसीए साइकिल में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि सक्सिनिल को एंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड जब बनता है तब 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं डायरेक्टली रिएक्शन के दरमियान, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है? सबस्ट्रेट लेवल एटीपी। सो सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोड्यूसेस 2 इन नंबर इन केस ऑफ टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल। अब सबको मिला लीजिए, तो 34 ड्यू टू
electron transport chain, and 4 ATP are substrate level, among which 2 substrate level of glycolysis and 2 substrate level of TCA. So 34 plus 2 plus 2 become, yes, 38 molecule of adenosine triphosphate. So when one molecule of glucose get oxidized completely, ये वर्ड जो है कंप्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीट ऑक्सीडेशन परफॉर्म करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट करनी पड़ेगी, एसिटाइलेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, टीसीए साइकिल भी कंप्लीट करना पड़ेगा। ये तीनों मैकेनिज्म कंप्लीट करने के बाद एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमको कितने एटीपी देता है बच्चों? 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हम एनर्जी यूज करने के लिए एक एटीपी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी कंज्यूम करती है,